औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। कल हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और बायोलॉजिकल मेथड और साइंटिफिक मेथड के बारे में पढ़ा था और उसके 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया था, जो कि थे हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेकिंग ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग हाइपोथेसिस। आज हम अपने डिटेक्शन की तरफ चलते हैं। सो बियोलॉजिस्ट डेवलप द लॉजिक रिजल्ट फ्रॉम हिज हाइपोथेसिस। हमारे पास डिटेक्शन क्या है कि बियोलॉजिस्ट हाइपोथेसिस बनाने के बाद अपने हाइपोथेसिस का एक लॉजिक रिजल्ट बनाते हैं। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में हमारे पास जो डिडक्शन होता है वो इफ देन लॉजिक होता है। ठीक है, इफ देन लॉजिक मीन्स के वो अज्यूम करते हैं कि अगर उनकी हाइपोथेसिस ट्रू है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये जो हमारे पास लॉजिक रिजल्ट होता है इफ देन लॉजिक, इसको हम डिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास जो हाइपोथेसिस बनता है उसका वो लॉजिक रिजल्ट निकालते हैं। वो जो लॉजिक रिजल्ट है वो हमारे पास इफ देन स्टेटमेंट होती है। इफ देन स्टेटमेंट क्या होती है कि बियोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर हमारा हाइपोथेसिस ठीक है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। ये जो हमारे पास इफ देन स्टेटमेंट आ जाती है ना, इसको जो हम डिडक्शन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने हाइपोथेसिस बनाया कि ऑल प्लांट्स हैव अ न्यूक्लियस। ठीक है, यू कैनॉट एग्जामिन एवरी प्लांट टू सी इफ इज अ हाइपोथेसिस इज ट्रू और फॉल्स। आपने हाइपोथेसिस बनाया कि तमाम प्लांट्स के पास क्या है, न्यूक्लियस है, लेकिन आप हर प्लांट को एग्जामिन नहीं कर सकते कि आपका हाइपोथेसिस ठीक है या गलत है। इंस्टेड यू विल मेक अ डिडक्शन फ्रॉम हिज हाइपोथेसिस। बल्कि इसके बदले में आप क्या करेंगे, आप अपने हाइपोथेसिस से अपना एक डिडक्शन बनाएंगे। ठीक है, जिससे आप प्रूव कर सकें कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है। यू कैन मेक अ डिडक्शन एज, आप अपना डिडक्शन इफ देन स्टेटमेंट से कैसे बनाते हैं कि इफ़ ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस। आप कहेंगे कि अगर सारे प्लांट सेल्स के पास न्यूक्लियस है, देन आई विल ऑब्जर्व अ न्यूक्लियस इन ईच सेल ऑफ अ ब्लेड ऑफ अ ग्रास अंडर द माइक्रोस्कोप। तो फिर जो ग्रास होता है ना, ग्रास जो घास का पत्ता होता है, घास के हर पत्ते में को जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो उसके अंदर आपको सेल नज़र आएगा। ठीक है, उसके अंदर जो सेल होगा उसमें न्यूक्लियस आपको नज़र आएगा। ठीक है, डिडक्शन का इफ देन लॉजिक आपको कैसे आसान लफ्ज़ों में एग्जांपल में बताती हूँ कि आप हाइपोथेसिस बनाते हो कि जितने भी प्लांट सेल हैं उनके पास क्या है, न्यूक्लियस है हमारे पास। ठीक है, लेकिन इसको अपने हाइपोथेसिस को ट्रू करने के लिए आप सारे प्लांट्स को तो एग्जामिन नहीं कर सकते, इसलिए आप अपना डिडक्शन बनाएंगे। डिडक्शन आपका इफ देन लॉजिक होगा। तो वो इफ देन लॉजिक जो स्टेटमेंट होगी वो आप कैसे बनाएंगे कि आप बोलेंगे कि अगर तमाम प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है तो फिर आप क्या करेंगे कि घास का जो पत्ता होता है, ठीक है, उसको आप माइक्रो जो स्कोप है उसके नीचे आप एग्जामिन करेंगे। तो उसके नीचे जब आप एग्जामिन करेंगे तो आप जब जूम करके देखेंगे तो आपको सेल के अंदर न्यूक्लियस नज़र आएगा। तो यहाँ से आपका हाइपोथेसिस ट्रू हो जाता है। ठीक है, अब हम अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। जब आप हाइपोथेसिस बना लेते हैं तो उसके बाद आप डिडक्शन बनाते हैं जो कि इफ देन लॉजिक है। इसके बाद जब आपका डिडक्शन बन जाता है, डिडक्शन में जब आपका हाइपोथेसिस ट्रू हो जाता है तो आप अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब आपका एक्सपेरिमेंट क्या होगा, इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ अ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड का मोस्ट बेसिक स्टेप है। बेसिक स्टेप इसलिए है कि अगर आप डिटेक्शन से भी गुजर आते, लेकिन एक्सपेरिमेंट एक ऐसा स्टेप होता है ना जिसमें आपका हाइपोथेसिस गलत भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें आप अपने हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट करते हैं और एक वक्त आता है कि हो सकता है आपका हाइपोथेसिस गलत हो जाए, हो सकता है आपका हाइपोथेसिस ठीक हो जाए। अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट प्रूव्स वन हाइपोथेसिस करेक्ट एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस इनकरेक्ट। जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट होता है ना, जो सही एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें आपका हाइपोथेसिस क्या होता है, आपका हाइपोथेसिस करेक्ट आ जाता है, लेकिन उसका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा वो आपके पास क्या आएगा, इनकरेक्ट आएगा। तो वो जो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस होता है वो आपका क्या हो जाता है, रिजेक्टेड हो जाता है, और जो हाइपोथेसिस आपका करेक्ट होता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। इसमें आप क्या करेंगे कि आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। जब आप टेस्ट करते हैं तो अगर आपका हाइपोथेसिस ठीक आ जाता है तो वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, आप फिर आगे जाएंगे। लेकिन अगर आपका हाइपोथेसिस यहाँ पे इनकरेक्ट आता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। बियोलॉजिस्ट मेक अ न्यू डिडक्शन फ्रॉम द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। ठीक है, जो आपके पास हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है ना, तो फिर बियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उससे एक नया डिडक्शन बनाते हैं। ठीक है, देन ही परफॉर्म अ फर्दर एक्सपेरिमेंट एंड कंफर्म द करेक्शन ऑफ अ हाइपोथेसिस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, गौर से सुनिएगा
क्या होता है कि जब आपका हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं साइंटिस्ट, वो जो करेक्ट हाइपोथेसिस है उसको दोबारा से डिडक्शन बनाते हैं और उस डिडक्शन को दोबारा से एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट करते हैं, कंफर्म करते हैं कि उनका जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। या तो आपका हाइपोथेसिस ट्रू होगा या फिर फॉल्स आ जाएगा, मतलब या तो करेक्ट होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा, जो इनकरेक्ट होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आपका हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाता है तो उस हाइपोथेसिस का आप दोबारा से डिडक्शन बनाएंगे, दोबारा से इफ देन लॉजिक होगा। ठीक है, उस इफ देन लॉजिक को आप दोबारा से टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद ये कंफर्म करेंगे ना कि आपका हाइपोथेसिस ठीक है कि नहीं। तब अगर आपका हाइपोथेसिस करेक्ट आ जाता है तो तब आप रिजल्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आपका हाइपोथेसिस यहाँ पे गलत हो जाता है तो फिर आपको वापस अपने हाइपोथेसिस की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, वापस पीछे जाना पड़ता है, अपने हाइपोथेसिस को देखना पड़ता है, जो मैंने आपको कल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी उसको देखना पड़ता है कि साइंटिस्ट ने किस जगह पे गलती की है जिसकी वजह से उनका हाइपोथेसिस गलत हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी समझ आ गई होगी इसकी। अब हम ये साइड बॉक्स छोटा सा ये पढ़ लेते हैं। When scientists do experiment, they arrange two settings. जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना तो वो दो सेटिंग्स करते हैं। एक को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं और जो दूसरा होता है वो कंट्रोल ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू डू एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड इन अ फोटोसिंथेसिस। सपोज करें कि आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि आप कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस में उसकी नेसेसिटी को चेक कर सकें। यू विल अरेंज टू सिमिलर प्लांट्स। आप क्या करते हैं, दो सिमिलर प्लांट्स को अरेंज करेंगे। यू विल नॉट प्रोवाइड अ कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट। आप क्या करेंगे, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड एक प्लांट को प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन कंट्रोल ग्रुप में आप क्या करेंगे कि दूसरे प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे। द नेसेसिटी ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव्ड व्हेन अ फोटोसिंथेसिस डू नॉट अकर इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बट अकर इन अ कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, आपके पास ये नेसेसिटी कैसे पूरी होती है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन का कैसे पता चलता है कि जब ये जो नेसेसिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की ये प्रूव्ड हो जाती है, तब प्रूव्ड होती है जब हमारे पास फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में अकर नहीं करता और कंट्रोल ग्रुप में अकर करता है। अब यहीं से पता चलता है कि जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस तब होगी ना जब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है, ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। अब एक प्लांट को आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे तो वो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट, ये तो आपको प्लांट की एग्जांपल दे दी। जब साइंटिस्ट प्लांट के अलावा किसी और चीज़ को एग्जामिन करते हैं तब भी वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेते हैं और कंट्रोल ग्रुप लेते हैं, और इसी तरह से उनका भी आगे मतलब कि अलग अलग करते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को अलग टेस्ट करते हैं और कंट्रोल ग्रुप को अलग करते हैं। बच्चों, जब आपका हमारे पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जो लास्ट स्टेप होता है, फाइनल स्टेप, वो आपका क्या होता है, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट। आपने शुरू से लेकर एक्सपेरिमेंट तक जितना भी काम किया उसको आपको समराइज करना पड़ता है। समराइज करके फिर आपको वो रिपोर्ट करना पड़ता है। बियोलॉजिस्ट गैदर डेटा फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। बियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट से डेटा लेते हैं, देन ही एनालाइज द डेटा स्टैटिकली। फिर उसके बाद वो अपने डेटा को स्टैटिकली एनालाइज करते हैं और अपने रिजल्ट को समराइज करते हैं, मतलब कि जो उनका रिजल्ट होता है उसको इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद ही पब्लिश हिज फाइंडिंग इन अ साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स। और उसके बाद जो उन्होंने फाइंडिंग की होती है वो साइंटिफिक जर्नल्स में या फिर जो बुक्स होते हैं उसमें वो पब्लिश करते हैं और फिर वो आगे साइंटिस्ट तक जाते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। जहाँ से फिर भी अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में मुझे रिप्लाई कर दें, मैं आपको बता दूंगी। शुक्रिया।